दोनों ही पार्टियों ने अपनी अपनी सूची जारी कर दी है। दो सूची दोनों ही पार्टियों की आ चुकी है। इसके बाद संजय बाफना जी मांग रहे थे मालवीय नगर, दीदिया सांगानेर, ये सारे राजनीतिक एडजस्टमेंटों का खेल था। इसलिए किसी भी व्यक्ति को पकड़ के ले आए, उसको जिता के ले जाएंगे, ऐसा बीजेपी का विश्वास है। जिस दिन जनता ये जागृति आ जाएगी। राजस्थान में चुनावी सरगर्मियां हैं वो तेज हो चुकी है। चारों तरफ माहौल है वो बना हुआ है। दोनों ही पार्टियों ने अपनी अपनी सूची जारी कर दी है। दो सूची दोनों ही पार्टियों की आ चुकी है। सूची जारी होने के बाद लगातार दोनों ही पार्टियों में विरोध है वो देखने को मिल रहा है। बगावती, कुछ नेता बगावती है वो सामने आ रहे हैं। कांग्रेस में कम है लेकिन बीजेपी में कुछ ज़्यादा ही नेता है वो सामने आ रहे हैं। और इसके बाद लगातार कांग्रेस के कुछ कैंडिडेट हैं उनका बीजेपी में शामिल होने का सिलसिला शुरू हो चुका है। काफ़ी कुछ और भी बातें रहेगी जिन पे हमारे साथ बात करने के लिए आज मौजूद है। और स्पेशली आज हम बात करेंगे सांगानेर विधानसभा क्षेत्र में के राजनीतिक जो समीकरण है उन पर बात करेंगे और यहाँ का राजनीतिक समीकरण जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ यहाँ का राजनीतिक समीकरण है, कौन बेहतर प्रत्याशी है, क्या कांग्रेस ने सही कैंडिडेट को टिकट दिया है या नहीं दिया है। सर, मेरा सबसे पहला सवाल यही होगा कि जो सांगानेर विधानसभा क्षेत्र है यहाँ के राजनीतिक समीकरण क्या है और क्या यहाँ की जनता चाहती है। देखिए, सांगानेर की जनता की डिमांड रहती है कि कोई लोकल व्यक्ति को टिकट दिया जाए। असलियत तो ये है कि जो भजनलाल शर्मा जी को टिकट दिया है वो स्वयं बाहरी हैं, इसलिए कांग्रेस का कैंडिडेट जनता के बीच ज़्यादा परिचित है। और भजनलाल जी बिल्कुल नए संघ का उनको टिकट दिया गया है, ये मानते हुए कि भारतीय जनता पार्टी की ज़मीन सांगानेर में बिल्कुल उनके फेवर की ज़मीन है। इसलिए ये किसी भी व्यक्ति को पकड़ के ले आए, उसको जिता के ले जाएंगे, ऐसा बीजेपी का विश्वास है। जिस दिन जनता ये जागृति आ जाएगी कि हमको उस व्यक्ति को चुनना है जो हमारा काम कर सके, जो योग्य है, जो हमारे बीच में रहा है, तब भारतीय जनता पार्टी की आंखें खुलेंगी। अभी सर, एक सवाल मेरा ये रहेगा कि क्या कांग्रेस के अंदर भी बाहरी जो है उनको टिकट दिया गया है, तो क्या कांग्रेस के अंदर कोई स्थानीय कैंडिडेट नहीं था, कोई उम्मीदवार नहीं था जो उनको टिकट दे सकती थी कांग्रेस। मैं सबसे पहले राजस्थान संवाद को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ इस बात के लिए कि राजस्थान संवाद आज न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में एक अपना अलग स्थान रखता है। मैंने राजस्थान संवाद के अनेकों इंटरव्यूज़ देखे हैं। मैं इस अवसर पर बंसाली जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। जिस तरह के तीखे और अच्छे प्रश्न उनके इंटरव्यू में पूछे जाते हैं वो निसंदेह जनता को सुनने में बड़े प्रिय लगते हैं। अब जो आपने प्रश्न किया उसके संबंध में मेरी एक तटस्थ राय यह है कि दोनों राजनीतिक दलों ने सांगानेर को एक प्रयोगशाला बना रखा है। यहाँ अधिकांश भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस बाहरी उम्मीदवार पिछले कई दशकों से उतारती हुई आई है। मेरा मानना ये था कि अब की बार कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस कई दशकों से चुनाव हार रही है, नए लोगों पर दाव आजमा रही है, हम मतदाता ये सोच रहे थे इस चुनाव में शायद परिवर्तन होगा, किसी स्थानीय व्यक्ति को टिकट मिलेगा। मेरा मानना है कांग्रेस के पास एक उपयुक्त उम्मीदवार विष्णु लाटा जी थे जिन्हें सर्व समाज का बेहतर विकल्प के तौर पर वो सामने थे यहाँ पे स्थानीय उम्मीदवार के तौर पर। बिल्कुल स्थानीय उम्मीदवार के रूप में विष्णु लाटा जी एक बहुत ताकतवर उम्मीदवार थे। उन्हें राजनीति का पूरा तजुर्बा है, नगर निगम में मेयर भी रहे हैं, बड़े सुलझे हुए नेता हैं। मैं ये मान के चलता था कि अब की बार कांग्रेस बाहरी प्रत्याशियों की जगह किसी स्थानीय प्रत्याशी को मौका देगी, लेकिन दुर्भाग्य है कि स्थानीयों को फिर इस बार मौका नहीं मिला। का क्या विचार है कि क्या इस बार कांग्रेस को यहाँ पर नुकसान उठाना पड़ेगा? इस बार भी जो पहले 2 बार हार चुके हैं ऑलरेडी वो चुनाव, फिर भी उन्हीं को ही कैंडिडेट बनाया गया, तो क्या लगता है नुकसान उठाना पड़ेगा इस बार पार्टी को? मेरा मानना है पुष्पेंद्र भारद्वाज जी के खिलाफ एंटी इनकम्पेंसी जरूर काम करेगी। कारण
नगर निगम के टिकटों के वितरण में जिस तरह कांग्रेस के निष्ठावान समर्पित साथियों को दरकिनार करके एक नई टीम खड़ी करने की कोशिश की, उससे कांग्रेस का पुराना कार्यकर्ता रुष्ट था और मुझे लगता नहीं कि चुनाव तक उन्हें राजी करने के कोई प्रयास किए जाएंगे। इसलिए मेरा मानना है अब की बार अगर स्थानीय और नए चेहरे को मौका मिलता तो अशोक गहलोत जी के किए हुए कामों का हमें सांगानेर में बहुत अच्छा लाभ मिलता। बहुत सालों से ऐसा ही होता आ रहा है कि कांग्रेस में हो चाहे बीजेपी में हो, दोनों ही पार्टियों में या फिर सांगानेर को आज तक कोई स्थानीय उम्मीदवार नहीं मिला। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात नहीं है कि पूरे सांगानेर में क्या कोई भी एक भी स्थानीय कैंडिडेट नहीं है? क्या सांगानेर का प्रतिनिधित्व करने के लिए कोई कैंडिडेट है ही नहीं? मैं कहना चाहता हूँ सांगानेर में कभी इस बात का सर्वे ही नहीं किया गया कि सांगानेर का असली जनप्रतिनिधि कौन। मैं इसके 30 साल पुराने इतिहास को बता सकता हूँ। जयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष स्वर्गीय रमेश चंद्र जी घिया को जयपुर से एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर सांगानेर भेज दिया गया। उसके बाद दूसरा चुनाव आया प्रमोद बसीन, जिसका सांगानेर में राजनीति का कोई पकड़ नहीं, उन्हें भेज दिया गया। उसके बाद हम सुरेश मिश्रा जी को पकड़ लाए। सुरेश मिश्रा जी का कोई राजनीतिक कांग्रेस में जाति विशेष के वो नेता हो सकते हैं, लेकिन सुरेश मिश्रा का कांग्रेस में कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं रहा। उसके परिणाम अभी सामने आ चुके हैं कि वो बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। इसके बाद संजय बाफना जी मांग रहे थे मालवीय नगर, दे दिया सांगानेर। ये सारे राजनीतिक एडजस्टमेंटों का खेल था जिसके दुष्परिणाम कांग्रेस कई दशकों से भोगती रही है। क्या लगता है इस बार भी वही समीकरण रहने वाला है जो पिछले 2 बार रहा? मैं ऐसा मानता हूँ अशोक गहलोत के कामों का जो प्रसार होना चाहिए था सांगानेर क्षेत्र में शायद नहीं हुआ। केवल सड़क के उद्घाटन कर देने से, जन संवाद के नाम पर छोटी छोटी मीटिंग करने से कांग्रेस का आधार न तो मजबूत हुआ है, न मेरे को लगता है कि वर्तमान परिस्थिति में हम सांगानेर में कोई कड़ी चुनौती के रूप में खड़े हो सकेंगे। जैसा कि इनका कहना है कि कांग्रेस को इस बार सांगानेर के अंदर भारी नुकसान है वो उठाना पड़ेगा, और इसका मुख्य कारण ये है कि कांग्रेस पिछले कई सालों से यहाँ का स्थानीय उम्मीदवार है, स्थानीय कैंडिडेट है, वो नहीं दे पा रही है। ये सिलसिला दोनों ही पार्टियों का है, लेकिन कांग्रेस को मुख्य तौर पर इसका नुकसान है वो यहाँ पर उठाना पड़ेगा, क्योंकि ये यहाँ की राजनीति को पिछले 50 सालों से देखते हुए आ रहे हैं, समझते हुए आ रहे हैं। तो इनको बहुत अच्छे से यहाँ की राजनीति की समझ है। तो यहाँ की जनता का तो यही कहना है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कैमरामैन ब्यूरो चीफ रह चुके लोग और टेक्निकल टीम की मिलेगी मेंटरशिप, और ये सब कुछ मिलेगा यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी की बी वॉक डिग्री के साथ। तो डिग्री, प्लेसमेंट, प्रैक्टिकल एजुकेशन, इंडस्ट्री एक्सपर्ट से सीखना और लाइव प्रोजेक्ट्स में काम करने के साथ सीखना, इतना सब कुछ एक साथ, और वो भी बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से। तो अब बिल्कुल देर मत कीजिए, नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और आज ही हमसे जुड़ जाइए।